आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे जिनको हमको जनरल डिटेल पढ़ना है, तो हम उनके बारे में आज देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ल्यूकेमिया। वैसे कैंसर के अंदर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे तरह के कैंसर होते हैं, बट ल्यूकेमिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के नजरिए से। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। जब ब्लड की सेल्स बढ़ती जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उस कंडीशन में ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है और ब्लड के अंदर ट्यूमर हो जाता है, गठान बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। सेकंड है ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर का ये एक टाइप और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, जब ब्रेस्ट के अंदर सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ट्यूमर एक गठान बन जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर इंफेक्शन हो जाता है, जिसे बोलते हैं मेलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस को हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन डर्मेटाइटिस के बारे में पता होना जरूरी है। डर्मा का मतलब होता है स्किन और आईटीआईएस का मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। जब स्किन का इन्फ्लामेशन हो, मतलब जब इचिंग होने लग जाए, खुजली हो, हर कभी भी रेड रेशेस हो जाए, लाल निशान पड़ जाए, काले धब्बे, ऐसा कुछ भी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। इसके बाद नेक्स्ट है बर्न। बर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम 99% एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी है। बर्न एंड इट्स मैनेजमेंट। बर्न और बर्न का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है ये हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। बर्न का डिग्रीज हमको पता होना जरूरी है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री बर्न का होता है। इसके अलावा रूल ऑफ 9 की बॉडी का हर एक पार्ट को बर्न के हिसाब से 99% में बांटा जाता है। तो उस हिसाब से हमारा बर्न कितना डिग्री है, तो हमको बर्न को फुल डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद होता है सोरियासिस। तो सोरियासिस क्या होता है? सोरियासिस एक स्किन का कंडीशन होता है, स्किन का डिसीज होता है, जिसमें स्किन के ऊपर रेशेस बन जाते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं, काले निशान। सोरियासिस जनरली हमारे जो पाम होते हैं इनको ब्लैक कलर कर देता है, मतलब यहाँ पर इंफेक्शन कर देता है इतने इतने एरिया में इन जनरली। इसके अलावा बाकी और बॉडी पार्ट्स में भी ये इंफेक्शन करता है। तो सोरियासिस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के नजरिए से अगर देखा जाए तो। ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या होता है? ट्रेकोमा का मतलब होता है कंप्लीट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस या अंधापन। अब ये क्यों होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर, जब हमारी आंखों के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से जो टिश्यूज है वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब आंखों के जो टिश्यू है वो हमारी आंखों के जो अलग पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स, रेटिना और जैसे प्यूपिल्स वगैरह, इन सब से थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ता है, तो इसे हम ट्रेकोमा बोलते हैं। कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है? कैटरेक्ट का मतलब होता है ब्लड विजन, ब्लड विजन या धुंधला दिखाई देना। धुंधला दिखाई देना ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है, धुंधला दिखाई देना। इसके लिए भी ऑपरेशन होता है और ये बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। तो कैटरेक्ट भी एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, कभी कैटरेक्ट कभी ट्रेकोमा के बारे में पूछ सकते, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। रेटिनल डिटेचमेंट। रेटिनल डिटेचमेंट क्या होता है? हालिया कुछ अभी पिछले 4-5 साल के एग्जाम्स में सभी स्टेट में रेटिनल डिटेचमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है पूछने के हिसाब से, तो ये एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। रेटिनल डिटेचमेंट का मतलब क्या होता है? इसमें जो आई के टिश्यू होते हैं, आंखों के टिश्यू का रेटिना के साथ में जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। रेटिना के साथ में कनेक्शन टूटने की वजह से हमको दिखाई देना बंद हो जाता है, तथा एक बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है। तो ये कंडीशन को भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में देख सकते हैं, इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ग्लूकोमा। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा दोनों का मतलब ब्लाइंडनेस होता है। तो ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है? जब आंखों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको दिखाई देना बंद हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, तो सब बोलते हैं ग्लूकोमा। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट ट्रेकोमा और ग्लाइकोमा, ग्लूकोमा, इन दोनों को बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, जनरली कैटरेक्ट और रेटिनल डिटेचमेंट को ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद में ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया को एक तरीके से हम एग्जाम का ही क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम के लिए और इवन हमारी पढ़ाई करने के लिए भी, हमको हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या होता है? ओटो का मतलब होता है ईयर, आईटीआईएस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और मीडिया का मतलब होता है मिडिल। मतलब जब हमारे मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन होता है, मध्य कर्ण में सूजन होती है या इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कहीं से भी नंबर नहीं मिल रहे तो ओटाइटिस मीडिया के बारे में आप लिख करके और कम से कम 8 से 10 नंबर आप एग्जाम में ला सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। इसके बाद है
मेनायस डिसीज। मेनायस डिसीज क्या होता है? मेनायस डिसीज एक तरीके से हियरिंग डिसेबिलिटी है, मतलब जब हमको सुनाई नहीं देता, ये भी एक कान का प्रॉब्लम होता है। जब इनर ईयर में, अंदर वाले कान में, इनर ईयर में जब हमको हियरिंग प्रॉब्लम होती है और सुनाई नहीं देता है और इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो कंडीशन को बोलते हैं मेनायस डिसीज। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है? हमारे हार्ट के अंदर जो आर्टरी होती है उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। हार्ट के अंदर की आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता है और वो डैमेज हो जाती है या रप्चर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। इसके बाद में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का मतलब क्या होता है? मायो का मतलब होता है मसल्स, कार्डियल का मतलब होता है हार्ट, और इंफ्राक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई जगह पर अगर कोई चीज नहीं पहुंच पा रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंफ्राक्शन। मतलब जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। मतलब जो हार्ट की मसल्स होती है उसमें अगर ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा है, हार्ट की मसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो अगर हार्ट की मसल्स को ब्लड फ्लो नहीं दे पा रहे, तो इसी कंडीशन में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली इसको सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में रखना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद में है कार्डाइटिस। तो कार्डाइटिस क्या होता है? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और आईटीआईएस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जब हार्ट में इन्फ्लामेशन या हार्ट में सूजन आती है तो उसको बोलते हैं कार्डाइटिस। अब ये तीन तरीके का हो सकता है क्योंकि हार्ट की तीन लेयर होती है। एक होती है एंडोकार्डियम, तो ये हो सकता है एंडोकार्डाइटिस। सेकंड होता है पेरिकार्डियम, तो ये हो सकता है पेरिकार्डाइटिस। और थर्ड होगा मायोकार्डियम लेयर, तो ये हो सकता है मायोकार्डाइटिस। मतलब हार्ट की जो तीन लेयर होती है एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, इन तीनों में अगर इंफेक्शन हो जाता है तो तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस। तो तीनों में से कुछ भी हमको इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए आ सकता है, बट जनरली अगर हम किसी एक चीज को भी पढ़ लेंगे तो हम बाकी चीजों को इजीली उसके अनुसार आसपास हम लिख सकते हैं। तो हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इसके बारे में पता होगा तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में हम इसको लिख सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके साइंस सिम्टम उसके अंदर में एड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद है कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर, इसको CHF कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर या CCF कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर ये भी कह सकते हैं। तो CHF या CCF के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर या कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर। कंजस्टिव का मतलब होता है सिकुड़ना। तो जब हमारे हार्ट के अंदर में सिस्टोल और डिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट के अंदर ब्लड आना, और डिस्टोल का मतलब होता है हार्ट में से ब्लड बाकी के बॉडी में जाना। तो जब ये सिस्टोल और डिस्टोल दोनों प्रोसेस अगर अच्छी तरीके से नहीं हो रही हो, हार्ट अच्छी तरीके से पंप नहीं कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में जिस प्रॉब्लम का हमको सामना करना पड़ता है उसको बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर। ये कार्डियक अरेस्ट से बहुत ज्यादा अलग होता है, तो ये एक बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा शोक का मतलब क्या होता है? जब ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमको शोक की संभावना होती है। मतलब शोक को बोलते हैं हम सदमा। तो जब हमको सदमा लगता है तो इसी कंडीशन में क्या होती है? हमारा ब्रेन और हार्ट दोनों का कनेक्शन टूट जाता है। अब शोक के टाइप्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो। हाइपोवोलेमिक शोक मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो जाता है या ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शोक मतलब हार्ट में अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। इसी तरीके से सेप्टिक शोक मतलब अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो। तो इस तरीके से 5-6 जो शोक के टाइप्स है, तो शोक और शोक के टाइप्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइंस सिम्टम, क्लिनिकल फीचर्स वगैरह ये सब भी इसके पढ़ने हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है? जब हार्ट हमारा पूरी तरीके से बंद हो चुका हो, ब्लॉक हो चुका हो, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट जनरली इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट एक और कार्डियक डिसीज है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है? जो हमारी डीप वेन्स होती है, मतलब जो गहरी वेन्स होती है, आंतरिक वेन्स होती है, उनमें अगर क्लोट हो जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। ये जनरली हमारे पैरों को अफेक्ट करती है क्योंकि पैर में सबसे बड़ी वेन होती है, तो इसलिए पैर पूरा सूजन आ जाता है और पैर में इंफेक्शन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है और पैर का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन को बोलते हैं डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। ये एक जानलेवा कंडीशन होती है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट एक अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद में हाइपरटेंशन, सबसे बेसिक क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछा जाने वाला। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी बढ़ना। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन।
तो इसके बारे में भी जनरली हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में हमको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसके अंदर में इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद में एनीमिया। एनीमिया हमको हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, जब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड के अंदर उपस्थित प्रोटीन, आयरन और एसिड जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा कवर करके रखते हैं। तो एनीमिया का मतलब क्या होता है, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन का लेवल 7 या 7 से कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया, खून की कमी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया का मतलब होता है बच्चों में होने वाला ऐसा जन्मजात ब्लड डिसऑर्डर जिसकी वजह से बच्चों में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को जन्म के समय से लेकर के और ज्यादातर उनकी एज 20 या 22 साल तक की उनकी एज हो पाती है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जनरली 99% बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो ऐसे बच्चों को गोट ब्लड मतलब बकरे का खून चढ़ाया जाता है, क्योंकि उसका जो कंसंट्रेशन होता है, उसका जो सोल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है और बच्चों को ज्यादा लंबे समय तक ब्लड की कमी नहीं होने देता, जिससे वो जीवित लंबे समय तक रह पाते हैं। तो अगर थैलेसीमिया में अगर बच्चों को कंटिन्यू ब्लड नहीं चढ़ाया जाता तो ऐसी कंडीशन में बच्चों की डेथ बहुत जल्दी भी हो सकती है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9, 10 की अगर कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को या बच्चों को क्या होता है, जन्म से ही बीमारी होती है। मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको उनकी माँ के द्वारा ऐसी बीमारी मिलती है जिससे बच्चे कभी भी हमारे अपनी जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अनयूजुअल ब्लीडिंग किसी भी समय पर होती है, मतलब जो ब्लड को रोकने वाले जो फैक्टर है, क्लॉट करने वाले जो फैक्टर है, उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जन्म से ही इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं। मीजल्स। मीजल्स क्या होता है, पैरामाइक्सो वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे होने वाली बीमारी जो हमको स्किन में इरिटेशन पैदा कर सकती है, इचिंग हो सकती है, नाक बहना और बहुत सारे गले के इन्फेक्शंस भी मीजल्स के अंदर हो सकते हैं। मीजल्स से बचने के लिए हम टीका लगाते हैं, मीजल्स का टीका, जो कि 9 मंथ की एज में बच्चों को लगता है, तो इससे क्योर हो सकता है। तो मीजल्स के बारे में थोड़ा बहुत हमको पढ़ना है कि मीजल्स क्या होता है, इसके कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसके अलावा इसके इंक्यूबेशन पीरियड की कैसा, कब से लेकर कब तक, ये कितने दिन का इसको उद्भवन काल होता है, कितने दिन की बीमारी ये होती है। ऐसे ही सेम डिप्थीरिया, मीजल्स और कोलेरा के लिए भी हमको पढ़ना है। डिप्थीरिया क्या होता है, डिप्थीरिया माइकोबैक्टीरियम डिप्थेराई नामक बैक्टीरिया के बॉडी में एंटर करने की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। मलेरिया। मलेरिया सब जानते ही है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट की वजह से होने वाली बीमारी है, जो कि जनरली साफ सफाई नहीं रखने की वजह से होती है। तो इसके लिए मलेरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मलेरिया के लिए क्या जरूरी है, मतलब मलेरिया किसके कारण होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण होता है। तो ये 7 से 8 दिन रहता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतने दिन का रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। कोलेरा। कोलेरा क्या होता है, कोलेरा एक तरह की हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बीमारी होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बीमार करती है। मतलब विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर प्रवेश करने की वजह से होने वाली बीमारी, जिसको हिंदी में हैजा भी कहते हैं। तो हैजा होने की वजह से क्या होता है, अतिसार होता है, मतलब डायरिया होता है, लूज मोशन होता है। तो ये सारी कंडीशन होती है, तथा पेट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन होती है कोलेरा के अंदर। तो इन चारों बीमारियों को, मीजल्स, डिप्थीरिया, मलेरिया और कोलेरा को थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना है। इसके बाद में HIV एड्स। तो HIV एड्स के बारे में सभी जानते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये बीमारी होती है जो कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV वायरस के बॉडी में प्रवेश करने की वजह से होता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। STDs डिसीज में भी बहुत सारी डिसीज होती है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर HIV के अलावा शेंक्रोइड, गोनोरिया, सिफिलिस, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन पता होना जरूरी है, लेकिन HIV के बारे में पूरा हमको डिटेल पता होना जरूरी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज है। इसके बाद हम देखेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, MY का मतलब होता है मसल्स और ITIS का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जब बोन के अंदर होने वाली, जो बोन के आसपास की जो मसल्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या सूजन आ जाती है, या हड्डियों को जोड़े रखने वाले टेंडन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स अगर सूजन आ जाती है या उसमें कोई इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ऑस्टियोमाइलाइटिस। मतलब ये बोन से रिलेटेड डिसीज है, हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिसीज है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज होती है पढ़ने के लिए एग्जाम के लिए। स्प्रेन का मतलब क्या होता है, स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना। जब पैर में कोई मोच आ जाती है, हाथ में मोच आ जाती है, मुड़ जाता है या कोई ट्विस्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में
हमको स्प्रेन होता है, तो स्प्रेन का डेफिनेशन हमको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद में है नेक्स्ट एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है, जब बॉडी के किसी भाग को काट करके अलग कर दिया जाता है, जब किसी इन्फेक्टेड भाग को काट करके इस वजह से अलग कर दिया जाता है कि वो इन्फेक्शन आगे दूसरे भागों में ना बढ़े, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्पुटेशन। एम्पुटेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना, इसका डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। इसके बाद है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर का मतलब होता है कि डिसलोकेशन ऑफ बोन, या जब हड्डी का किसी स्थान से टूटकर बिखर जाना, या हड्डी का पूरी तरीके से टूटना, या किसी और स्थान में चले जाना, किसी और ऑर्गन में धंस जाना, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर के बारे में हमको पूरा डिटेल पढ़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक डिसीज है। इसके अंदर में हमको डेफिनेशन, कॉजेज, साइन, सिम्टम, मैनेजमेंट और इसके क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन सभी कुछ हमको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, पोरस का मतलब होता है खोखला होना, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। जब हड्डियों के अंदर खोखलापन हो जाता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये भी एक जनरल डिसीज होती है जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को एग्जाम के नजरिए से देखा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन और स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट्स, मतलब बोन्स और जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन होता है, जनरली घुटने या हमारा जो नी, ये एल्बो होता है या नी होता है, तो ये जब पेन करता है या बहुत ज्यादा मतलब अगर सूख जाता है या सूजन आती है, तो उस कंडीशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस टर्म का यूज किया जाता है। इसके बाद में हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, ज्यादा लंबे समय तक गर्मी में या धूप में बैठे रहने की वजह से अगर कोई भी किसी भी प्रकार का स्किन इरिटेशन या इन्फेक्शन होता है, खुजली चलती है, तो उसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। तो इसके भी बहुत सारा साइन सिम्टम्स वगैरह है। हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है किसी गर्मी में बैठने या गर्म पदार्थ या अगर आग के सामने बहुत समय से बैठे तो वो हीट स्ट्रोक होता है। सन स्ट्रोक का मतलब होता है सिर्फ धूप में बैठने की वजह से जब स्किन जलने लगती है, तो उसको बोलते हैं सन स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यही आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक से है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के अंदर में। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखेंगे। आप तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।